बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड का पार्ट जो है वो 12 करने जा रहे हैं, पार्ट 12। और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका पार्ट 4 जो है वहाँ तक आ गए। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी तक सोफ़ा 4 प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। पीडीएफ खोल लें इसका, या तो फिर आप इसकी बुक खोल लीजिए। पिछली वीडियोस अगर देखनी है तो अब इसका मसला मैंने बिल्कुल हल कर दिया। हर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स ही मिल जाएंगे, ठीक है। हर वीडियो में प्लेलिस्ट के जितनी प्लेलिस्ट हैं सब के लिंक्स मौजूद हैं। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का भी लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, बस चेक करें। और डिस्क्रिप्शन भी आपको इसी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें तो सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसका लिंक है, वो मिल जाएगा आपको। मैट्रिक बायोलॉजी सिंटेक्स बुक बोर्ड, उसकी प्लेलिस्ट है, उसका लिंक है। और जो है पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक है। ओल्ड बुक्स जो हैं सिंटेक्स बुक बोर्ड की, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं। एडवांस इंग्लिश देखनी है, टेंसेस और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एडवांस 1 के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। व्हाट सीरीज़ मैंने बनाई है, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर। ये क्या है व्हाट सीरीज़, पूरी की पूरी। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है। इसके अलावा अगर आपको मॉडल पेपर्स जो हैं उनके सॉल्यूशंस देखने हैं सारे बोर्ड्स के, तो मॉडल पेपर्स के नाम से भी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें आप देखें सारे बोर्ड के जो मॉडल पेपर्स हैं वो मैंने सॉल्व करवाए हैं, जिस हद तक मैं करवा सका हूँ, ठीक है। हैदराबाद बोर्ड है, कराची बोर्ड है, इनके मॉडल पेपर्स, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं यहाँ पर। ये प्रॉपर्टीज़ शुरू हो रही हैं पेज नंबर 124 से 125 तक अगर आप आ जाएं तो पहली प्रॉपर्टी सिमेट्री को हमने डिस्कस किया। दूसरी प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल्स, इसको डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने तीसरी प्रॉपर्टी शार्प मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस किया, और चौथी प्रॉपर्टी क्लेवेज प्लेन को डिस्कस किया। अब पांचवी प्रॉपर्टी आपको पेज नंबर 125 पे ही नज़र आ रही होगी, क्रिस्टल ग्रोथ है, एन आइसोट्रोपी है छठी प्रॉपर्टी। सातवीं प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे 126 आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म आठवीं प्रॉपर्टी। ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, पूरी तरतीब से सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे क्लेवेज प्लेन हो गया, पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ, क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ, क्रिस्टल क्या है? सॉलिड। जितने भी सॉलिड्स हैं उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एमरफस सॉलिड्स हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो डेफिनेटली क्रिस्टल जो है वो एक सॉलिड है। अब सॉलिड की ग्रोथ का मतलब तो हमने सुना है प्लांट्स की ग्रोथ हो रही होती है, प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उनका साइज़ बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर क्या, इसी तरह जिस तरह प्लांट्स ग्रो कर रहा होता है, एनिमल्स की ग्रोथ हो रही होती है, छोटे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो क्या क्रिस्टल जो एक सॉलिड, एक नॉन लिविंग चीज़ है, क्या उसकी भी ग्रोथ हो रही होती है? नहीं, ये वो ग्रोथ, वो कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, ठीक है। अगर आप सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को देखें तो यहाँ पर क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब सिर्फ इतना है, क्रिस्टल्स का बनना, क्रिस्टल्स का बनना। ये जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये बना कैसे होता है, ये बनता कैसे है? पानी के अंदर आप एक बीकर लें और उसके अंदर बहुत सारा पानी लें और उसके अंदर ये सॉल्ट आप डाल दें। आपको पता है कि जितना पानी आपने लिया है ना, उसकी एक लिमिट है, उसमें एक हद से ज़्यादा जो है वो सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होगा। आप 1 चम्मच डाल दें, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, आपने 10 स्पून जो है इसके अंदर डाल दिए हैं, 10 स्पून, 11वां स्पून जो है वो अब आपको इसी के अंदर तैरता हुआ नज़र आएगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है।
नमक के डिज़ोल्व होने का मतलब ये कि वो आपकी आंखों से गायब हो गया। ये शीशे का बना हुआ बीकर है, तो पानी इसके अंदर मौजूद है, आपको नज़र आएगा सॉल्ट जो है डिज़ोल्व होता हुआ, आपको नज़र आएगा सॉल्ट आपकी आंखों से गायब होता हुआ। तो 10 चम्मच तक तो यही हुआ है कि सॉल्ट आपकी नज़रों से गायब हो गया, लेकिन 11वां चम्मच आपने डाला, अब आप हिला रहे हैं हिला रहे हैं हिला रहे हैं, तो अब जो है वो 11वां चम्मच डिज़ोल्व नहीं हो रहा, नमक आपको इसके अंदर ही नज़र आ रहा है। 12वां चम्मच डाल देते हैं, 13वां चम्मच, 14वां चम्मच, 15वां चम्मच भी आपने डाल दिया। तो 10 चम्मच के बाद जितने भी आपने इजाफी चम्मच इसमें नमक के डाले हैं ना, स्पून डाले हैं आपने, वो इसके अंदर ही मौजूद है, तैरता हुआ नज़र आ रहा है आपको, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये जो सोल्यूशन बना है ना अभी, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, जो 10वें स्पून पे बन गया था। जितनी गुंजाइश थी नॉर्मल टेम्परेचर पे इतने पानी को, कि वो इतना पानी जो है वो कितना नमक को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है, अपने अंदर जगह दे सकता है। तो वो हो गया 10 स्पून तक और सोल्यूशन बन गया सैचुरेटेड। अब जो 5 आपने और चम्मच डाले हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे, ठीक है। अब इसको क्या करें, 5 चम्मच डिज़ोल्व करवाना चाहते हैं तो आप इसको आप चूल्हे पर रख दें, इस बीकर को चूल्हे पर रख दें। अब हमारे लैब के अंदर वो चूल्हा तो होता नहीं है, हमारे लैब के अंदर तो वो बंसन बर्नर होता है, ट्राईपोड स्टैंड होता है, उसके ऊपर रख के बंसन बर्नर आप जलाइए और इस बीकर को रख दीजिए। क्या होगा, इसको हीट मिलेगी, हीट मिलेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे ये पानी नमक वाला गर्म होता रहेगा, वो 5 इजाफी जो आपने नमक के चम्मच डाले थे ना, 5 स्पून जो आपने डाले थे, जो कि पहले डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे, वो अब आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ये गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। अब 5 क्या, अब 5 से मज़ीद चम्मच इसमें डाल दें, 10 चम्मच और डाल दें नमक के, सब इसी पानी के अंदर डिज़ोल्व होता रहेगा। लेकिन इसके लिए टेम्परेचर इसका बढ़ते रहना चाहिए। आप चूल्हे को जला के रखें, बंसन बर्नर को जला के रखें, तो ये गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा, और इजाफी चम्मच इसमें नमक के डिज़ोल्व होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। अब जो ये सल्यूशन आपने ज़बरदस्ती का बनवाया है, इसको हम कहते हैं, ज़बरदस्ती का ही कहेंगे ना भाई, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे ना नमक के चम्मच। तो ये ज़बरदस्ती का जो सल्यूशन आपने बनाया है, ये सुपर सैचुरेटेड सल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब आप कपड़ा लें और इस बीकर को उतार के साइड में रख दें, क्या होगा, अब ये बीकर जो है, इसमें जो हॉट वाटर है, जिसके अंदर इजाफी 10 चम्मच आपने डिज़ोल्व किए हुए, 10 पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो गए थे, 10 आपने और डिज़ोल्व कर दिए। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा ना, जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा, अपना दोबारा पुराने टेम्परेचर पे ये आएगा, वैसे वैसे जो इजाफी चम्मच इसमें डिज़ोल्व किए गए थे ना, एडिशनल स्पून्स जो डिज़ोल्व किए गए थे, वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे, आपको दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जो आपको वो नज़र आना शुरू होंगे ना, वो आपको एक उनकी ज्योमेट्री अलग ही नज़र आएगी आपको। उस सब को आप सेपरेट कर लें, साइड में कर लें, ठीक है, सबको आप साइड में कर लें, अलग कर लें जितना इजाफी चम्मच आपने डिज़ोल्व किया था, और एहतियात के साथ, और उसको आप सूखने के लिए रख दें। जब वो ड्राई हो जाएगा, नमक सारा का सारा जो इसमें से निकल गया है, ठंडा होने पे जो इसमें से दोबारा निकल गया है नमक, जो एडिशनल नमक था वो बाहर आ गया है, उसको आपने सेपरेट किया साइड में, उसको खुश्क होने के लिए छोड़ दिया, तो आप देखेंगे कि उसकी एक ख़ास जो है वो शक्ल आपको अब नज़र आएगी। और वो जो शक्ल होगी उस नमक की, वो कौन सी होगी, वो क्रिस्टल की शक्ल होगी, कि कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी। मतलब अब सोडियम क्लोराइड खुश्क होने के बाद आपको किस शक्ल में नज़र आ रहा है, आपको क्रिस्टल्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। किस शक्ल में नज़र आ रहा है, क्रिस्टल्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो ये जो आपने क्रिस्टल्स बनाए हैं, ये जो आपने क्रिस्टल्स जो हैं वो बनाए हैं, ये क्रिस्टल ग्रोथ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल ग्रोथ। अब इसकी चलते हैं जो नोट्स हैं इसके, व्हाट, वही क्वेश्चन आंसर से हम शुरू करते हैं। सवाल जवाब, आपके कितने अच्छे नंबर आए हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितने सवालों के जवाब दे सकते हैं ये मैटर करता है। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पता लगती है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछता है भाई क्रिस्टल ग्रोथ क्या है, इस क्या का जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो मुझे कहानियाँ मत सुनाइए कि इससे लिखते हैं, या फिर ये जो है वो वाइट कलर का है या ब्लैक कलर का है। नहीं, मेरा सवाल सीधा सा है, ये क्या है,
तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए सर ये मार्कर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्रिस्टल ग्रोथ क्या है, इस क्या का जवाब दीजिए, तो आप कहेंगे कि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है। तो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में या इस एक्टिविटी के अंदर? कुछ तो हो रहा होगा। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स बनने का जो है वो एक प्रोसेस है, ठीक है। व्हाट का तो जवाब मिल गया, ठीक है। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, कब ये क्रिस्टल मेकिंग प्रोसेस या क्रिस्टल ग्रोथ जो है ये होता कब है? ऑन कूलिंग ऑफ मोल्टन क्रिस्टल, ऑन कूलिंग ऑफ मोल्टन क्रिस्टल और या हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी थी वो मिसाल मैंने दी थी हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन की, कि आप इसको क्या करें, ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर। अब वो जो नमक के दो तरीके हैं भाई, या तो आप पानी में डाल दें उसको, जो अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि पानी के अंदर नमक को डालते रहें डालते रहें डालते रहें, ठीक है। भर दें नमक के अंदर, भर दें पानी के अंदर नमक ही नमक, नमक ही नमक, नमक ही नमक, भले वो डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, आप चम्मच हिलाते रहें वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, बिल्कुल भर गया है सारे पानी के अंदर नमक ही नमक। आप उसको हीट करना शुरू कर दें, ठीक है। और हीट करने के बाद वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। और उसके बाद जब आप उस हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को ठंडा करेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, उसमें से क्रिस्टल्स निकलेंगे। जितना भी नमक आपको मिलेगा वो क्रिस्टल्स की शक्ल में मिलेगा। तो ये क्रिस्टल ग्रोथ हो गई ना, मेकिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल हो गया ना। ये एक और तरीका भी है, आप नमक को पानी में न डालें बल्कि आप नमक को डायरेक्ट हीट करें। बज़ाहिर ये अजीब सी बात लगती है लेकिन ये मुमकिन है। एक बीकर लेके, स्ट्रॉन्ग बीकर हो, उसमें आप नमक डाल दें, खालिस नमक, और उसको चूल्हे पे चढ़ा दें आप, तो हीट मिलती रहेगी, नमक को हीट मिलती रहेगी। तो क्योंकि सॉलिड होता है नमक, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये नमक जो है, ये सॉल्ट जो है मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो वो जो पिघला हुआ नमक होगा, जब आप उसको ठंडा करेंगे, या फिर वो घुला हुआ नमक, डिज़ोल्व्ड सॉल्ट, जिसकी वजह से सुपर सैचुरेटेड बनाया था आपने, हॉट सोल्यूशन बनाया था सुपर सैचुरेटेड का, उसमें से जो ठंडा होने पर आपको नमक मिल रहा है, तो ये आपको इसको भी कूल करना पड़ेगा, मोल्टन क्रिस्टल, और या तो फिर हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है इसको भी आपको ठंडा करना पड़ेगा। पूरे हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को ही ठंडा होने के लिए छोड़ दें, उसमें से खुद ब खुद क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। ये अभी जो मैंने प्रोसेस शुरू में समझाया था। तो ये वैन का जवाब है। जब आपसे पूछा जाए भाई क्रिस्टल ग्रोथ कब होगी, तो आप ये बता दें कि भाई ये दो तरीके हैं, इससे क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। अब अगला सवाल आपसे पूछा जाता है भाई कोई एग्जाम्पल दे के समझा दें, कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आप दे के समझा दें। तो इसकी एक एग्जाम्पल यही है, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल salt gives cubic crystals, gives cubic crystal। समझ में आ रही बात आपको? तो क्रिस्टल ग्रोथ क्या है, एक प्रोसेस है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर? क्रिस्टल मेकिंग हो रही है, ठीक है। कब हो रहा है ये? कूलिंग पे हो रहा है। किस चीज़ को कूल कर रहे हैं आप? मोल्टन क्रिस्टल को आप कूल कर रहे हैं या हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल कर रहे हैं। दोनों सूरतों में आपको क्या मिल जाएगी? क्रिस्टल ग्रोथ मिल जाएगी। मिसाल अगर पूछी जाए क्या है, मिसाल है हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है टेबल सॉल्ट का, वो आपको क्यूबिक क्रिस्टल्स जो है वो देगा। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एन आइसोट्रोपी। अगर जो बच्चे बिल्कुल तरतीब से सारे पार्ट देखते हुए आ रहे हैं, 12वां पार्ट चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का, तो बिल्कुल अगर वो देखते हुए आ रहे होंगे तो यकीनन उनके लिए ये अगली प्रॉपर्टी जिसको एन आइसोट्रोपी कहा जाता है, ये तो परेशान करने वाली होगी। बोलेंगे सर ये आप
2 से 3 दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं एन आइसोट्रॉपी को पिछली वीडियोस में भी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा है कि इसको इतनी एक दफ़ा में ये जहन में बैठता नहीं है, इसको बार बार बताना पड़ता है। ये 5वीं प्रॉपर्टी, 6ठी प्रॉपर्टी जो है वो आ रही है एन आइसोट्रॉपी। लेकिन ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि पिछली वीडियोस में मैं तफसील से इस पर बात कर चुका हूँ, ख़ास तौर पे जहाँ पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और जो है वो एमरफस सॉलिड्स के डिफरेंसेस निकाले थे। वहाँ पर ये एन आइसोट्रॉपी भी आया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आया था, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आया था, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो लिख देता हूँ। फिर वही बात कि आपसे कोई पूछता है भाई ये एन आइसोट्रॉपी क्या है, तो आप बताएं कि ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है या बिहेवियर है, प्रॉपर्टी है या ये बिहेवियर है किसका, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ये बर्ताव है, बिहेवियर है, ठीक है। क्या करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपने इस बिहेवियर से, आपको क्या पता लगता है इस बिहेवियर में, इस प्रॉपर्टी में, इस क्वालिटी में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कि वो एन आइसोट्रॉपी शो कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। पहला सवाल आपसे पूछा गया भाई एन आइसोट्रॉपी क्या है, क्या का जवाब दे दीजिए, आपने क्या का जवाब दे दिया कि प्रॉपर्टी है या बिहेवियर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अगला सवाल फिर होता है भाई व्हाट हैपन्स, क्या होता है, क्रिस्टल क्या करता है अपनी इस प्रॉपर्टी से या अपनी इस खसूसियत से या अपने इस बिहेवियर से। क्रिस्टल अलाउज डिफरेंट स्ट्रेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्रिस्टल अलाउज डिफरेंट स्ट्रेंथ, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये है वो पॉइंट ज़रा गौर तलब है कि क्रिस्टल जो है वो अलाउ करता है डिफरेंट स्ट्रेंथ को इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब ये डिफरेंट डायरेक्शन की बात आ रही है तो एक क्रिस्टल के अंदर आपको पता है लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। मतलब लंबाई में क्रिस्टल का बिहेवियर कुछ और होगा, चौड़ाई में क्रिस्टल का बिहेवियर कुछ और होगा और ऊंचाई में क्रिस्टल का बिहेवियर कुछ और होगा। किस सेंस में भाई, क्या लंबाई में ये ज़्यादा गुस्से में हो जाएगा क्रिस्टल, या चौड़ाई में जो है ये कम गुस्से में होगा, या ऊंचाई में जो है ये बिल्कुल ही गुस्से में नहीं होगा। नहीं, ऐसी इसका गुस्से वाली कोई बात नहीं है, ऐसा मामला नहीं है। बल्कि क्रिस्टल जो है ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मिसाल के तौर पर उसकी मिकदार, या तो उसमें फ़र्क आएगा या फिर इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा ही नहीं वहाँ से, या फिर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में गुजरेगा। मिसाल के तौर पर लेंथ में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक करंट इस क्रिस्टल की लेंथ में तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ब्रेड्थ और हाइट में इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। या लेंथ में तो ट्रैवल कर रहा है लेकिन ब्रेड्थ में तो, चौड़ाई में तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है लेकिन लंबाई में नहीं हो रहा और ऊंचाई में नहीं हो रहा। या फिर ऊंचाई में तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है लेकिन लंबाई में और चौड़ाई में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। या फिर तीनों में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है लेकिन लंबाई में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, चौड़ाई में थोड़ा कम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और ऊंचाई में बिल्कुल ही कम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो समझ में आ गई बात आपको। तो ये बात है कि क्रिस्टल अपनी डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मुख्तलिफ जो है वो बिहेव करता है, मुख्तलिफ बिहेवियर होता है उसका। तो ये इस किस्म का जो बिहेवियर है क्रिस्टल के अंदर, उसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ बिहेवियर है, तो इसी को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। अब इसका जो है वो एग्जाम्पल्स मैं लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल में
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर अलग से भी वीडियो बनाई है भाई। ये थोड़ा सा पकाने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकाने वाला नहीं है, बड़ा समझ में आ गया अगर आपको तो आपको बड़ा मज़ा आएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। पिछली वीडियो मैंने इसका मेरे ख्याल में पार्ट 10वां या 9वां पार्ट, उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे तफसील से बात की है, ठीक है। और अलग से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से मैंने जो है वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाय रटना नहीं समझना है, यूट्यूब सर्च बार में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मेरी बनाई हुई वीडियो आ जाएगी। इसमें मैंने तफसील से बात की है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी वैसे ये वीडियो मौजूद है, ठीक है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपको लेंथ में कुछ और मिलेगा, ब्रेड्थ में कुछ और मिलेगा और हाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है आपको पता है। सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फैलाव आता है ना। आपको पता है चीज़ों को जब हीट किया जाता है तो उनके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आता है। अब एक क्रिस्टल है, उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। तो इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की आसान लफ्ज़ों में बात करें तो इसको जब हम हीट अप करेंगे, इसको इस क्रिस्टल को, तो लंबाई में जितना ये आगे बढ़ेगा क्या चौड़ाई में भी उतना ही बढ़ेगा, क्या ऊंचाई में भी उतना ही आगे बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही तो एनआइसोट्रॉपी है कि लेंथ में तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है लेकिन ब्रेड्थ में उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा और हाइट में तो बहुत ही थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो दिस इज़ कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस तरह तीनों डायमेंशंस में आपको चेंज नज़र आ रहा था किसी एक ही चीज़ का, किसी क्रिस्टल में, बिल्कुल इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो भी आपको चेंज नज़र आ रहा है लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में। तो एनआइसोट्रॉपी आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में भी नज़र आती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है भाई। अब ये मसला नहीं है, मसला ये नहीं है, यहाँ तक तो आप बड़े अच्छे जा रहे हैं। अगर आप लेक्चरर के वाइवा में बैठे हुए हैं, आपसे सवालात पूछ रहा है इंटरव्यूअर कि बताइए भाई क्या है एनआइसोट्रॉपी, जितना आपसे पूछा जाता है उतना आपको जवाब देना पड़ता है। आपने बता दिया भाई ये प्रॉपर्टी है या बिहेवियर है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, फिर पूछते हैं भाई क्या होता है इसके अंदर, आप बता दें कि इसके अंदर एक क्रिस्टल जो है अपनी मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर एक ही चीज़ को मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड उसको अलाउ करता है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपसे पूछे, एग्जाम्पल बता दें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको चेंज नज़र आती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर एक ही क्यूब में, तो ये आप 3 नाम ले दें, बहुत हैं। फिर अगला सवाल जो पूछता है ना वो आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग पूछता है। इस सवाल के ऊपर आप फंस जाते हैं, आप बोलते हैं यार इसका क्या जवाब दें। वो आपसे बोलता है यार इसका रीज़न तो बता दें, आप इसका रीज़न तो बता दें कि क्रिस्टल ऐसा करता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। तो देख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कि एक ही क्रिस्टल के अंदर लंबाई में पार्टिकल्स मुख्तलिफ़ तरीके से अरेंज हुए हैं, चौड़ाई में पार्टिकल्स मुख्तलिफ़ तरीके से अरेंज हुए हैं, ऊंचाई में पार्टिकल्स मुख्तलिफ़ तरह से अरेंज हुए हैं। तो ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट है ना पार्टिकल्स की लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, इनकी वजह से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इनकी भी वैल्यूज़ चेंज हैं। तो ये रीज़न भी आपको पता चल गया, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ डिफरेंट। Arrangement of particles is different in different direction. In different directions.
ठीक है भाई। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल ऊपर लिखूं, नीचे जगह थोड़ी कम रह गई है। इसकी एग्जाम्पल, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट, क्योंकि ये जो आपने इससे पहले वाली एग्जाम्पल दी थी, ये समझाने की हद तक तो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने दी हैं, लेकिन आपसे एक इंटरव्यूअर बोलता है भाई रियल लाइफ में कोई रियल एग्जाम्पल दो, तो रियल लाइफ में रियल एग्जाम्पल ग्रेफाइट है, जिससे आपकी पेंसिल की नोकें बनती हैं। ठीक है, प्योर ग्रेफाइट तो खैर वो नहीं होता, मिक्स हुआ होता है, उसके अंदर मट्टी वगैरह मिक्स की हुई होती है। तो ग्रेफाइट जो है प्योर, उसको अगर आप देखें, ग्रेफाइट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, वो कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर। पैरेलल टू द लेयर नॉट परपेंडिकुलर। कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, यहाँ लेयर का मतलब समझना ज़रा, ये लेयर लिखा हुआ है, तो ये किसकी लेयर है, ये किसकी लाइन है, ये पार्टिकल्स की लाइन है। तो ग्रेफाइट के अंदर पार्टिकल्स की जो लेयर है, उस पार्टिकल्स की लेयर के पैरेलल इलेक्ट्रिक करंट गुज़रता है, लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो नहीं गुज़रता। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि दो लाइनें हैं। ठीक है, ये दो लाइनें, आप इस तरह हैं, इस तरह हैं, जिस तरह रेलवे ट्रैक नहीं होता, रेलवे ट्रैक दो बने हुए होते हैं इस तरह से, ये रेलवे ट्रैक साथ साथ तो चल रहे होते हैं, लेकिन आपने रेल की पटरियों को देखा है कि साथ साथ ये चल रही होती हैं, इनके ऊपर ट्रेन आती है इस तरह से, रेलवे ट्रैक के ऊपर ये चलती रहती है साथ। कितना साथ चलती हैं ये, जहाँ तक पूरे मुल्क में रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है वहाँ तक ये रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं। लेकिन ये जो दो ट्रैक हैं, ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। पैरेलल मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट है, इनमें ज़रा सा भी खम नहीं है, इनमें ज़रा सा भी जो है वो क्या है, एंगल बिगड़ा हुआ नहीं है। जितना एंगल इसका है इतना ही एंगल इसका है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने साथ साथ चलना है, तो इसीलिए ये आगे चल के ऐसा ना हो कि अगर इसमें अंदर थोड़ा सा भी ये टिल्ट हो जाए, ये वाली ट्रैक है, ठीक है, हल्का सा भी अगर इसमें एंगल बन जाए तो क्या होगा कि ये जो ट्रैक है ये आगे चलते 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 ये क्या होगा, फाइनली ये जाके किससे टकरा जाएगा, ये ऊपर वाले ट्रैक से टकरा जाएगा। यही होगा ना भाई, ये नीचे वाला ट्रैक जो है इसमें हल्का सा भी अगर एंगल बन गया तो ये ट्रैक नीचे वाला आगे जाते 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 ऊपर वाले ट्रैक से लाजमी टकरा जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाला ट्रैक जो है ऊपर वाले ट्रैक के पैरेलल नहीं था। तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट यही है। ये ट्रैक वाली एग्जाम्पल आप जहन में रखेंगे ना, पैरेलल वर्ड को कभी भूलेंगे नहीं। तो पैरेलल वर्ड का मतलब होता है आमने सामने, इसका मतलब ये होता है आमने सामने। लेकिन आमने सामने दो चीज़ें कोई हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई एंगल नहीं है, एंगल नहीं है कोई। अगर इसमें ज़रा सा भी एंगल आ गया तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं इससे टकरा जाएगी, और नीचे वाले ट्रैक में ज़रा सा भी एंगल आ गया तो ये आगे जाके इससे टकरा जाएगी। दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतवाज़ी हैं, आमने सामने, इस तरह के कि उनमें कोई ऐसा एंगल नहीं बन रहा जो आगे जाके उनके तसादुम का, उनके टकराव का बाइस बने। तो हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें अगर एक दूसरे के हम पैरेलल कह रहे हैं, ये मार्कर इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि इसका और इसका एंगल बिल्कुल एक जैसा है। जो इसका एंगल है वही इसका एंगल है। ये कभी भी आगे चल के मिलेंगे नहीं,
अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर, तो अंदर जो ग्रेफाइट के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, उनके बिल्कुल पैरेलल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही है, ये जो पार्टिकल्स की लेयर है इसके पैरेलल। तो यहीं पे सिर्फ ट्रैवल करती है, यहीं पे सिर्फ जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ग्रेफाइट जो है अपने अंदर मौजूद पार्टिकल्स की लेयर के पैरेलल ही इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, इस तरह का। टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अलाउ नहीं है, तो एनाइसोट्रॉपी हो गई ना। टॉप टू बॉटम वाली डायरेक्शन में तो ग्रेफाइट अलाउ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन पैरेलल जो है वो अलाउ कर रहा है। ये रियल टाइम एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू द लेयर, नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो ये आइसोट्रॉपी तक हमने कर लिया। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं इसकी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पार्ट 13 में और प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट 5 में हम इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।